नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है वो है आपका भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें आज सीखना है भारत का भूगर्भिक इतिहास, अर्थात भारत की भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो इसको सीखने से पहले हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि आप यहाँ के कोर्स अगर पूरा पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, अर्थात भारत का भूगोल जो कि IAS, PCS, TGT, PGT इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो यहाँ पे भूगोल से संबंधित जो भी आपके पास समस्या है उन सभी समस्याओं का हल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आपको होली के बाद यानी कि 15 मार्च 2023 से ऐप पर यानी कि RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज का जो आपका अपना ऐप है उस पर आपके सारे कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आपको IAS, PCS, TGT, PGT अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो आप अपने ऐप पर जाइए, RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उस पर आपको जो कोर्स पढ़ना है, सीखना है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डेमो के लिए आप YouTube पे सारे वीडियो पड़े हैं, उनको देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आज का क्लास चलेगा इसका आप नोट्स जरूर बनाइएगा। हम नोट्स नहीं बनाते हैं, हम केवल वीडियो देखते चले जाते हैं और जब नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से नहीं आती हैं। उसके लिए यह जरूरी है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स जरूर बनाएगा और जो यहाँ का वीडियो चलता है आप देखिएगा उसमें नोट्स जैसे बनाया जाता है उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में रहेंगी। और जब नोट्स बनाएंगे तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जब आप लक्ष्यों को प्राप्त कर देंगे तो आप नोट कमाने लगेंगे और आपका जीवन सफल और सरल हो जाएगा। तो हम लोग इसी बात के साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। अगर हम भारत के भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए कि भारत का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वैसा पहले नहीं था। यानी कि भारत के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हम लोग देखते हैं भारत का स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर है भारत का। तो इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो भारत का स्ट्रक्चर जो है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले भारत का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, अर्थात हम कहें कि जो भारत है वह पहले इस रूप में हुआ करता था। तो भारत जब इस रूप में था तो इसके बाद इसका ऐसा रूप कैसे बना, इन्हीं सब चीजों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पहले की स्थिति कैसी थी। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास, तो अगर हम भारत के भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो उसमें देखा जाए तो एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है वेलेंटाइन और इनके सहयोगी हैं जिनका नाम है मुर्स। तो वेलेंटाइन और मुर्स के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व, क्या बोल रहे हैं ये लोग, लगभग
700 मिलियन वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। यहां पे देखिए, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से या भूगोल के दृष्टिकोण से जो समय है उसको इयोन, एरा, इपोच और पीरियड, फिर इसको भी कई भागों में बांटा जाता है। तो यह एक अलग बिंदु है। यहाँ पे सिर्फ हम उन कालों की बात करेंगे जिनका संबंध भारत के भूगर्भिक इतिहास से है। और एक वीडियो जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो उसमें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो काल का है उसको सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ सामान्य तौर पर उसकी बात की जा रही है। तो लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व की बात की जाए तो उस समय जैसा इस समय पूरे विश्व का स्ट्रक्चर देखा जाता है वैसा वो नहीं है। जैसे उत्तर में, उत्तरी छोर पर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है। दक्षिण की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और भी बहुत से देश हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पहले ऐसा नहीं था। 700 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है कि उस समय पूरा स्थलखंड एक हुआ करता था। तो हम लोग कहेंगे 700 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक वृहत स्थल पिंड के रूप में थे। इसको ऐसे समझें कि जो वृहत स्थलखंड के रूप में थे तो कैसे थे, तो ये मान लीजिए कि इस तरीके की एक और ये है आपका ग्लोब। तो पूरा स्थलखंड वो अलग अलग नहीं था, वो एक स्थलखंड था। उस समय इसे कहा गया प्रथम पेंजिया। तो सारे महाद्वीप एक वृहत स्थलखंड पिंड के रूप में थे जिस समय थे, तो उस समय उसे कहा गया प्रथम पेंजिया। इसका नाम रखा गया और प्रथम पेंजिया का विभंजन फिर प्रारंभ हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रथम पेंजिया लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व था और इसका विभंजन फिर शुरू होता है। तो इसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं प्रथम पेंजिया का विभंजन। प्रथम पेंजिया का विभंजन, विभंजन का अर्थ है टूटना। तो जो प्रथम पेंजिया है वो टूटता है। कब टूटना शुरू होता है, तो इसकी बात की जाए तो लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पेंजिया टूटना प्रारंभ हुआ। और जब प्रथम पेंजिया टूटना प्रारंभ हुआ तो उसके बाद द्वितीय बार यानी कि दूसरी बार फिर यह स्थलखंड मिलना शुरू हुए। तो उस समय फिर द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ। द्वितीय पेंजिया का निर्माण, द्वितीय पेंजिया का निर्माण। और यह द्वितीय पेंजिया का जो निर्माण होता है यह कब होता है, तो लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व। तो हम कह सकते हैं कि प्लेट गति के कारण, प्लेट गति को हम प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना जब सीखेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे से केवल जानते हैं
प्लेटों की गति होने शुरू हुई, तो प्लेट गति यानी कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण सारे स्थलखंड पुनः लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व संलग्न हुए। तो इस समय की बात है कि जब यह द्वितीय पेंजिया का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय भारत का भी निर्माण हुआ। तो ये कह सकते हैं कि जब द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ, उस समय भारत के प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि लगभग 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका निर्माण हुआ। जो ऊपर उत्तर का हिस्सा आप देखते हैं वह पहले निर्माण नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत के भूगर्भिक इतिहास की बात की जाए तो वेलेंटाइन एवं मुर्स के अनुसार लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाखंड या जो महाद्वीप आप देखते हैं वे सब एक स्थलखंड हुआ करते थे, जिसे कहते थे उस समय पेंजिया। और इस पेंजिया को हमने कहा उस समय प्रथम पेंजिया। तो प्रथम पेंजिया जब यह स्थलखंड था तो इसमें विभंजन प्रारंभ हुआ, टूटना प्रारंभ हुआ। कब? लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व यह फिर पुनः टूटना प्रारंभ हुआ। और जब 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व जब टूटा, उसके बाद लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व फिर यह संलग्न होना शुरू हुआ, जिसे कहा गया द्वितीय पेंजिया। और जब यह द्वितीय पेंजिया का निर्माण हो रहा था, उसी समय भारत के प्रायद्वीपीय भाग का भी निर्माण हुआ। इस तरह से हम कहते हैं कि भारत का जो सबसे पुराना हिस्सा है वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो आइए देखते हैं कि यह कब और कैसे इसका प्रायद्वीपीय हिस्सा बना। तो किस समय बना, तो इसकी बात करें प्री कैम्ब्रियन एरा, जिसे हम प्रथम युग भी कहते हैं। प्रथम युग, यहाँ पे सिर्फ इतना नाम याद रखिए, जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे सीखने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, कार्बोनिफेरस है, वो एक क्रम से हम लोग याद करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन एरा की बात है, जिसे कि हम प्रथम युग कहते हैं। उसी समय द्वितीय पेंजिया का निर्माण होता है। द्वितीय पेंजिया का निर्माण होता है। तो जो ये द्वितीय पेंजिया का निर्माण होता है, तो उस समय जो भारत था वह एक स्थलखंड नहीं हुआ करता था। जब द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ तो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की बात की जाए तो वह एक स्थलखंड नहीं था, बल्कि वह 3 छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना था। उसको ऐसे नोट्स के रूप में बना सकते हैं। भारत एक मुख्य स्थल भाग नहीं था, बल्कि 3 छोटे छोटे स्थल खंड, जिसको कहते हैं प्रोटो कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था। तो कह सकते हैं कि बल्कि 3 छोटे छोटे स्थल खंड प्रोटो कॉन्टिनेंट से मिलकर बना,
मिलकर बना। तो ये जो तीन छोटे छोटे खंड या भाग थे वे कौन थे? तो यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो भारत की स्थिति उस समय प्रायद्वीपीय इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाएगी और उस समय तीन खंड ऐसे थे जिसमें एक खंड जो था ये आपका है अरावली खंड, ये है आपका धारवाड़ खंड और ये है आपका सिंहभूम खंड था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ तो जो तीन छोटे छोटे स्थल खंड थे वे कौन कौन से थे? तो देखा जाए तो तीन छोटे छोटे स्थल खंडों की बात की जाए तो नंबर एक था आपका अरावली, दूसरा है आपका धारवाड़ और तीसरा खंड है आपका सिंहभूम। तो यहां पे देखा गया सिंहभूम। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना स्थल खंड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जिसे हम पेनिनसुलर कहते हैं, तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग सबसे प्राचीन भाग है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि जो भारत है लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व जब एक मिला तो उस समय प्री कैम्ब्रियन एरा की बात की जा रही है जिसे हम प्रथम युग कहते हैं। उस समय द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ और उसी के साथ भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से का भी निर्माण हुआ और यह प्रायद्वीपीय हिस्सा मुख्य रूप से तीन छोटे छोटे स्थल खंडों से मिलकर बना था जिसे अरावली, सिंहभूम और धारवाड़ कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भाग है वह सबसे पुराना। तो यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भारत का कौन सा हिस्सा सबसे प्राचीन है? तो वह है प्रायद्वीपीय भाग। तो आइए जब तीनों स्थल खंड मिलते हैं तो क्या होता है उसको सीखते हैं। जब तीन छोटे छोटे खंडों की आपस में टक्कर होती है तो वहां पे लिनियामेंट्स यानी कि मुहाने का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसको। जब तीन छोटे खंडों की टक्कर होती है तो वहां तीन लिनियामेंट्स का अर्थ होता है मुहाना या बॉर्डर रीजन भी कहते हैं, जॉइंट्स भी कहते हैं। तो तीन लिनियामेंट्स का निर्माण होता है और जहां पे तीन लिनियामेंट्स का निर्माण होता है वहां पे तीन नदियां निकलती हैं वहां से। तो कौन कौन से लिनियामेंट्स का निर्माण हो रहा है तो देखा जाए तो फर्स्ट जो लिनियामेंट्स है वो है आपका नर्मदा लिनियामेंट्स। वहीं पे हम दूसरे लिनियामेंट्स की बात करें
तो वो है आपका सोन लिनियामेंट्स, सोन लिनियामेंट्स। और आपका जो तीसरा लिनियामेंट्स है वो है गोदावरी लिनियामेंट्स। तो 3 लिनियामेंट्स का निर्माण होता है और यहां से 3 नदियां निकलती हैं। उसको अगर डायग्राम से देखा जाए तो इस तरीके से समझें तो एक लिनियामेंट्स, दूसरा, और ये आपका तीसरा लिनियामेंट्स। तो जो ये है ये आपका नर्मदा है और यहां से नर्मदा नदी निकलती है। वहीं पे अगर देखें तो जो ये लिनियामेंट्स है ये है सोन लिनियामेंट्स, तो यहां से सोन नदी निकलती है। और वहीं पे इस लिनियामेंट्स की बात करें तो ये है गोदावरी लिनियामेंट्स, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। अब देखा जाए कि जो नर्मदा लिनियामेंट्स है तो यहां से जो नर्मदा नदी निकलती है उसकी अगर हम बात करें तो ये यहां से जो नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी, यह अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। वहीं पे अगर हम सोन लिनियामेंट्स की बात करें तो यहां से जो नदी निकलती है वो है आपकी सोन नदी, सोन नदी। और यह नदी भी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? सोनभद्र से। वहीं पे अगर हम गोदावरी लिनियामेंट्स की बात करें तो यहां से गोदावरी नदी निकलती है और यह जो गोदावरी नदी है यह त्रयंबक की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है वहां से निकलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब 3 छोटे स्थलखंड आपस में टकराते हैं तो वहां पे 3 लिनियामेंट्स यानी कि 3 मुहानों का निर्माण होता है और वे 3 मुहाने हैं नर्मदा लिनियामेंट्स यानी नर्मदा मुहाना, सोन मुहाना और गोदावरी मुहाना। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो नर्मदा मुहाना वहां से नर्मदा नदी निकलती है, सोन मुहाना से सोन नदी और गोदावरी मुहाना से गोदावरी नदी निकलती है। और अगर पूछता है आपसे परीक्षा में कि नर्मदा कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, वहीं पे सोन अमरकंटक की पहाड़ी सोनभद्र से और गोदावरी त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि जब 3 छोटे स्थलखंड टकराते हैं तो इनका निर्माण होता है। वहीं पे 3 छोटे खंड जब टकराते हैं तो उनमें फोल्ड माउंटेन यानी कि मोड़दार पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मोड़दार पर्वत बनते हैं। तो यहां पे देखा जाए जब तीनों खंडों की टक्कर होती है तो वहां 5 प्रकार के पर्वत कह लीजिए, पहाड़ी कह लीजिए, तो ये कहेंगे कि 5 तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। तो वहां 5 प्रकार के
पर्वतों का निर्माण होता है। जो है कौन कौन से हैं, तो जो 5 तरह के पर्वतों का जो निर्माण होता है उनमें अगर देखें तो पहला है आपका अरावली पर्वत या पहाड़ी, तो अरावली। वहीं पे हम देखें दूसरा तो वो है विंध्य, विंध्य। तीसरे की बात की जाए तो है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा। चौथे की बात की जाए तो चौथा है आपका पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और जो पांचवा है वो है आपका बीजवाला, बीजावाल, बीजावाल। इसी पहाड़ियों को अगर हम डायग्राम से देखें तो हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका ये हो गया अरावली, ये हो गया आपका विंध्य, सतपुड़ा, बीजवाल, सॉरी ये है आपका बीजवाल, और ये है आपका पूर्वी घाट। तो यहाँ पे देखा गया कि जो 3 खंड आपस में टकराते हैं तो उन तीनों खंडों के टकराने के परिणाम स्वरूप अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और बीजवाल पहाड़ियों का या पर्वतों का निर्माण होता है, जो इस स्थिति में वर्तमान में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि तीनों खंडों के मिलने से क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि समय धीरे धीरे बीत रहा है, और जब समय धीरे धीरे बीतता है कार्बोनिफोरस का युग आता है, यानी कि गोंडवाना समय चलता है। उसमें क्या परिवर्तन होते हैं आपके प्रायद्वीपीय या ये कहें कि भारत के भूगर्भिक संरचना में, तो यहाँ पे सीखते हैं। समय आता है कार्बोनिफेरस युग का, कार्बोनिफेरस युग। और इस कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, तो कार्बोनिफेरस युग में होता है हिम युग का आविर्भाव, हिम युग का आविर्भाव। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो कार्बोनिफेरस युग है उसमें हिम युग का आविर्भाव होता है, और जैसे ही हिम युग आता है तो ऊंचे ऊंचे जो पर्वत थे वहां से नदियां निकलना शुरू होती हैं और वह अपने घाटियों में जाती हैं, और जब घाटियों में जाती हैं तो वहां पे जो भी वनस्पतियां थी या ये कहें कि एक दूसरे के ऊपर अवसाद लाकर जमा करती हैं, और अवसादों के जमा होने के परिणाम स्वरूप जो भी वनस्पतियां थी कई लाख वर्षों के बाद वे सड़ गल जाती हैं, और उसके परिणाम स्वरूप कार्बोनिफेरस युग में ही आपके कोयले का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कोयले का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे हिमयुग समाप्त होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो नदियां थीं सोन, नर्मदा और गोदावरी, ये नदियां सक्रिय हुई, और सक्रिय होने के परिणाम स्वरूप वहां पे मुख्य रूप से 2 घाटियों का निर्माण होता है। तो 2 घाटियों का निर्माण होता है। तो वे 2 घाटियां कौन कौन सी हैं उन्हें देखा जाए
तो पहली घाटी का निर्माण होता है दामोदर नदी घाटी और वहीं पे दूसरी जो नदी घाटी है वो है महानदी घाटी। तो यहाँ पे देखा गया कि कार्बोनिफेरस युग में हिमयुग का आविर्भाव होता है, और जब हिमयुग का आविर्भाव होता है तो उसके बाद ऊंचे पर्वतों से नदियां सक्रिय होकर आती हैं और घाटियों में वनस्पतियों को, अवसादों को जमा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे सड़ गल जाते हैं, तो कोयले का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद जो सोन, नर्मदा और गोदावरी नदियां थीं, ये फिर सक्रिय होती हैं। उनके परिणाम स्वरूप दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी का निर्माण होता है। फिर द्वितीय पेंजिया जो था उसका विभंजन प्रारंभ होता है। तो जब द्वितीय पेंजिया का विभंजन प्रारंभ होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पे देखें कि द्वितीय पेंजिया का विभंजन, द्वितीय पेंजिया का विभंजन अर्थात टूटने की बात की जाए तो जब द्वितीय पेंजिया टूटता है तो विद्वानों में मतभेद है। तो जो भूगोलवेत्ता है उनमें क्या मतभेद है, तो एक विद्वान है जिनका नाम है हालम। तो हालम महोदय कहते हैं कि द्वितीय पेंजिया का जो विभाजन होता है वो होता है जुरैसिक युग में। जुरैसिक युग में। वहीं पे हम बात करें अगर अल्फ्रेड लोथर वेगनर महोदय की, तो ये कहते हैं कि जो द्वितीय पेंजिया का विभंजन होता है वो होता है आपका कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में। तो यहाँ पे देखा गया कि द्वितीय पेंजिया का जब विभाजन होता है तो उसमें विद्वान एक हालम है, वो कहते हैं कि जुरैसिक युग में विभंजन होता है। वहीं पे अल्फ्रेड लोथर वेगनर कहते हैं कि इसका विभंजन कार्बोनिफेरस युग में होता है। तो कार्बोनिफेरस युग की बात की जाए तो उस समय की बात है, तो अल्फ्रेड लोथर वेगनर के अनुसार अगर हम देखें तो उससे पहले जब स्थलखंड एक था, तो जो भी स्थलखंड एक था तो समस्त स्थल भाग एक ही मंडल था, जिसे वेगनर ने कहा पेंजिया। और जो विशाल जल भाग उसे वेगनर ने कहा पेंथालासा। इस तरीके से जो अल्फ्रेड वेगनर है, जब स्थलखंड एक हुआ करता था तो उसे उन्होंने पेंजिया कहा, और जो उसके चारों ओर जल था उसे पेंथालासा। इसे हम अगर डायग्राम के माध्यम से देखें तो इस तरीके से डायग्राम बनाया जा सकता है। इस तरीके से
अगर हम देखें कि जो पेंजिया था उस समय की बात की जाए तो इसके इधर जल भाग है ये सब। इसे वेगनर ने कहा पेंथालासा। पेंथालासा इसे कह सकते हैं जल खंड। चारों तरफ जो जल भाग खाता पेंथालासा, इसे कहा उन्होंने पेंथालासा, सॉरी इसे उन्होंने कहा पेंजिया। पेंजिया और ये है आपका स्थल खंड। स्थल खंड। तो यहां पे देखा जाए कि जो एक साथ खंड थे उसमें ये है आपका उत्तरी अमेरिका, वहीं पे इसे हम कहेंगे यूरेशिया। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, और ये है आपका अफ्रीका। ये है आपका भारत, और ये अंटार्कटिका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखा गया कि जो स्थल खंड थे उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सभी महाद्वीप एक स्थल खंड में संलग्न थे जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर जल भाग है जिसे पेंथालासा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पेंजिया और उसके चारों ओर के जल भाग को। अब इस पेंजिया का विभंजन प्रारंभ होता है। तो आइए, विभंजन प्रारंभ होता है तो कैसे? तो पेंजिया का विभंजन पेंजिया का विभंजन, विभंजन अर्थात टूटना। टूटने की बात की जाए तो पेंजिया का जो विभंजन होता है वह लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ और दो हिस्सों में बटा, दो हिस्सों में बट गया। तो देखिए कैसे दो हिस्सों में बट रहा है आपका। तो यहाँ पे देखा जाए, एक मैप भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो दो हिस्सों की बात की जाए तो एक है आपका उत्तरी भाग और एक होता है आपका दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, यहाँ पे देखा जाए कि दो हिस्से कौन कौन से होते हैं। इस तरीके से देखा गया तो जब पेंजिया का विभंजन होता है, एक होता है उत्तरी भाग और एक होता है दक्षिणी भाग। ये बीच की रेखा जो है वो है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और अगर हम देखें तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका यूरेशिया। यूरेशिया। तो जो उत्तरी भाग था इसे कहा गया
अंगारा लैंड, अंगारा लैंड जिसे लॉरेशिया भी कहा जाता है, लॉरेशिया जिसे लॉरेशिया भी कहा जाता है। वहीं पर दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो यहां पे देखा जाए तो जो आपका उत्तरी भाग था उसमें कौन कौन से स्थल खंड थे या मुख्य रूप से स्थल भाग थे, तो उत्तरी भाग में यह है आपका उत्तरी अमेरिका, उसमें था यूरोप और आपका एशिया। वहीं पे हम दक्षिणी भाग की बात करें, जो दक्षिणी एरिया है यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पे हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका। वहीं पे ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ये भारत और ये ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हम देखें तो कह सकते हैं कि जो पेंजिया का विभाजन हुआ लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ, तो उस समय दो भागों में बटा, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया भी कहा जाता है और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। यहाँ पे देखा गया कि उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, वहीं पे दक्षिणी भाग में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखा जाए तो ये देखने को लगता है कि जो भारत है वह पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसका अर्थ ये हुआ कि प्री कैम्ब्रियन एरा में जो भारत था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो इससे क्वेश्चन अक्सर आया करता है कि भारत पहले यानी कि प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा में भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। इस तरीके से देखा जाए तो हमने पेंजिया का विभाजन सीखा और उसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि भारत आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और इसके बीच में ये जो खाली भाग पड़ा यानी कि दो हिस्सा जब बटा तो यहाँ पे एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ, टेथिस सागर का निर्माण हुआ। इसके बाद कुछ समय के बाद ये कहे कि मेसोजोइक समय आता है, तो उस समय इस गोंडवाना लैंड में विभाजन शुरू होता है, अर्थात तो गोंडवाना लैंड टूटना शुरू होता है और जो आपका भारत था यह धीरे धीरे अब उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है। तो उत्तर की तरफ जाता है तो क्या होता है, तो देखा जाए अगले समय की बात की जाए तो मेसोजोइक समय आता है, मेसोजोइक समय जिसे कि हम मध्य जीवी समय भी कहते हैं। इसे हम द्वितीयक युग भी, द्वितीय युग और क्रिटेशस काल या क्रिटेशस का, क्रिटेशस काल भी कहते हैं। तो होता क्या है कि लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना
लैंड का हिस्सा था और इस गोंडवाना लैंड में भी विभाजन शुरू होता है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और यह गोंडवाना लैंड टूटना प्रारंभ होता है। किस कारण? तो ये प्रारंभ होता है महाद्वीपीय विस्थापन के कारण। और जब यह महाद्वीपीय विस्थापन के कारण टूटना प्रारंभ होता है गोंडवाना लैंड, तो उस समय भारत उत्तर की तरफ जाना शुरू करता है। तो कैसी पोजीशन है? अगर ये ऊपर उत्तर के तरफ यूरेशिया, इधर आपका उत्तरी अमेरिका और इधर से भारत आपका जा रहा है, ये ऐसे भारत जा रहा है और ये आपके ये, तो भारत जा रहा है और जैसे जा रहा है तो यहां से जब चलना शुरू करता है तो इस एरिया में एक स्थान था जहां पे एक द्वीप था, रीयूनियन द्वीप, रीयूनियन द्वीप, और इस द्वीप पर हो रही थी ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी की क्रिया हो रही थी। और जब भारत यहां से गुजरा, तो जब भारत रीयूनियन द्वीप से गुजरता है तो इसमें भी दरार पड़ जाती है, क्योंकि यह पहले खुद 3 स्थल खंडों से मिलकर बना था। तो जब ऐसे जाता है तो इसके ऊपर दरार पड़ जाती है। तो जब दरार पड़ती है भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से पे, तो इसमें से लावा निकलता है। वो लावा होता है बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा यहां से निकलता है और यह बेसाल्ट लावा पूरे प्रायद्वीपीय भारत में या ये कहें कि कुछ हिस्सों में फैल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन लावा पठार का निर्माण हो जाता है, का निर्माण होता है। और काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। इस तरीके से देखा जाए तो जब यह घटना पूरी कैसे है कि मेसोजोइक समय में लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और उसमें विभाजन प्रारंभ हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप गोंडवाना लैंड से भारत धीरे धीरे उत्तर के तरफ जाना शुरू हुआ। वहीं पे एक रीयूनियन द्वीप हुआ करता था जहां पे ज्वालामुखी क्रिया होती थी, और भारत जब वहां से उसके ऊपर से गुजरा, तो जब ऐसे गुजरता है तो इसमें दरार पड़ जाती है, क्योंकि ये खुद 3 छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना था और वो दरार के कारण ज्वालामुखी का जो लावा है इसके ऊपर फैल जाता है, जो कि बेसाल्ट लावा था। तो बेसाल्ट लावा के फैलने के कारण यहाँ पे दक्कन लावा का पठार का निर्माण होता है और काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो काली मिट्टी है या जो भी वहाँ के पठारी हिस्से देखते हैं वो लावा से मिलकर बने हैं। वो भी किस तरीके के लावा से? बेसाल्ट लावा से उसका निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। तो जो समय चलता है आगे, अगला जो समय आता है वो है तृतीय युग। तृतीय युग, अगर हम तृतीय युग की बात करें, टर्टरी की टाइम की बात करें, तो देखते हैं कि तृतीय युग में यूरेशिया प्लेट की तरफ आपके भारतीय प्लेट जा रही थी। इसको ऐसे समझा जाए कि ये है आपकी यूरेशिया प्लेट और यहाँ से भारत आपका यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रहा है। ये है आपका यूरेशिया और ये भारतीय प्लेट।
और इसके बीच में आपका था टेथिस सागर। टेथिस सागर। अब जब यह उत्तर के तरफ यानी कि यूरेशिया प्लेट की तरफ भारत जा रहा था, अर्थात भारतीय प्लेट, तो टेथिस सागर जो है अब वो धीरे धीरे पतला होने लगा और इसके अवसाद इधर जमा हुए और इधर के अवसाद इसमें जमा, यानी कि धीरे धीरे एक तरफ एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रहा है, तो इधर के अवसाद, इधर से अवसाद इसमें आके जमा हो रहे हैं और इधर के भी अवसाद इसमें जमा हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पे टेथिस भूसन्नति का निर्माण होता है। टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति का निर्माण होता है। और जब टेथिस भूसन्नति का निर्माण होता है तो इसमें जो अवसाद जमा है, अब जब ये और आगे बढ़ते हैं तो ये दबना शुरू होता है। तो इसके जो अवसाद है वे अवसाद अब धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब ये ऊपर आना शुरू करते हैं उसके परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप किर्थर, सुलेमान और हिमालय पर्वतों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो कैसे? इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पे आपका सुलेमान, किर्थर और ये है आपका हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो जो हिमालय का निर्माण होता है, तो ये हिमालय का निर्माण मुख्य रूप से 3 फेज में होता है। 3 फेज में, अर्थात इसको कह सकते हैं कि हिमालय 3 फेज में निर्मित होता है। इस तरीके से 3 फेज की बात की जाएगी। तो 3 फेज में जो आपका पहला फेज होगा यानी कि फर्स्ट फेज, ये है आपका सेकेंड फेज और ये है आपका थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज में जिस हिमालय का निर्माण होता है वो है आपका महान हिमालय। महान हिमालय जो कि ओलिगोसीन समय है, ओलिगोसीन के समय निर्माण होता है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो द्वितीय फेज में निर्माण होता है वो होता है मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का, और इसका जो काल होता है वो होता है मायोसीन। वहीं पे जब हम तृतीय फेज की बात करते हैं तो तृतीय फेज में निर्माण होता है बाह्य हिमालय का, बाह्य हिमालय का, और इसका जो काल होता है वो होता है आपका प्लीस्टोसीन। अर्थात चतुर्थ युग का शुरू, चतुर्थ युग में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब आपका तृतीय युग शुरू होता है तो तृतीय युग में जब भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ जाती है, टक्कर होती है, तो टेथिस सागर के परिणाम स्वरूप वहां पे जो अवसाद यूरेशिया और भारतीय प्लेट के जमा होते हैं तो टेथिस भूसन्नति का निर्माण होता है। और जब ये टक्कर करते हैं तो टक्कर के परिणाम स्वरूप सुलेमान, किर्थर और हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय 3 फेज में बनता है। एक होता है महान हिमालय जो कि ओलिगोसीन में निर्माण होता है उसका। दूसरा फेज जो शुरू होता है वो मध्य हिमालय जो कि मायोसीन समय में, और जो आपका तीसरा फेज चलता है बाह्य हिमालय का निर्माण होता है और वो होता है प्लीस्टोसीन में।
तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर के जो क्षेत्र हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उसका निर्माण हो गया। अब यहाँ से नदियां निकलती हैं, और जब यहाँ से नदियां निकलेंगी तो ये नदियां अपने अवसादों को लेकर अपने साथ आती हैं। और तो जब ये अवसाद आते हैं साथ में, तो जैसे ये हिमालय है, तो यहाँ से नदियां अपने साथ चलती हैं तो अवसाद जमा करती हैं। तो जब यहाँ अवसाद जमा होता है, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। इस तरीके से देखा जाए तो अगर एक अपने मन में, मस्तिष्क में स्ट्रक्चर बनाया जाए कि भारत का जो निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से हुआ, तो कौन पहले बना कौन बाद में, तो इसको एक डायग्राम से देखें तो इस तरीके से भारत को देखा जाए तो सबसे पहले जो निर्माण होता है ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले जो निर्माण होता है आपका फर्स्ट, वह है आपका प्रायद्वीपीय भारत। इसके बाद निर्माण होता है हिमालयी क्षेत्र का। तो ये है आपका सेकेंड में हिमालय का निर्माण होता है, और इससे नदियां जब अवसाद लाकर इसमें जमा करती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप आपके इस एरिया का निर्माण होता है, जो कि कहलाता है तीसरा उत्तर का मैदान। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत है उसके भूगर्भिक इतिहास की बात की जाए तो सबसे पुराना जो हिस्सा है वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत, फिर उसके बाद आपका निर्माण होता है हिमालय, और फिर उसके बाद उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो जो ये नदियों के अवसाद से निर्मित है, ये सबसे नवीन स्थलखंड यानी कि भारत का है। तो सबसे पुराना स्थलखंड प्रायद्वीपीय भारत, और सबसे नवीन उत्तर का जो नदियों से, अवसादों से निर्मित है, मैदानी क्षेत्र। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा कि जो भारत का भूगर्भिक इतिहास है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा भारत का भूगर्भिक इतिहास, और ये सारे पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम पे दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज है। प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम को आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद आप RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज के नाम से आप उसमें सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में यानी कि टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।